बरेली हिंसा के आरोपियों का अब हिसाब हो रहा है। दंगाइयों ने 26 सितंबर को जो कुछ भी किया उसका अंजाम अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बरेली में बाबा के बुलडोजर की एंट्री हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तौकीर रजा के करीबी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए। नगर निगम की जमीन पर जो कब्जा कर गोदाम बनाया गया था उस पर भी एक्शन लिया गया है। मौके पर इस वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती है। आरएएफ भी पहुंची है। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा का करीबी मोहसिन रजा भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है इसकी तस्वीरें आप देखिए। मौके पर इस वक्त तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं और जो अवैध कब्जा है उसे धीरे धीरे कर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन के जरिए हटाने का काम हो रहा है। बरेली हिंसा के आरोपियों के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बरेली हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर इन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। तौकीर रजा के करीबी के घर पर भी ये बुलडोजर एक्शन लिया गया है। मोहसिन रजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि तौकीर रजा का करीबी बताया जाता है। और कहीं कोई भी गड़बड़ ना हो इसके लिए पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस वक्त मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। डीएम भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आरएएफ की तैनाती भी वहां पर की गई है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वहां पर गोदाम बनाया गया था जो कि नगर निगम की जमीन पर बना था, उसे भी ध्वस्त किया गया है। बरेली हिंसा के बाद जो पोस्ट कार्रवाई है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। बुलडोजर है, प्रशासन है, अमला दमला है, तमाम जो विभाग हैं उनके अधिकारी मौजूद हैं, बिजली विभाग मौजूद है। हाथ के हाथ बिजली काट का डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो डेमोलिशन की कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई है या सीलिंग की कार्रवाई है उसमें कोई भी अड़चन ना आए। तो फिलहाल बुलडोजर ने आप देखें अपनी जो कार्रवाई थी वो कर दी है, क्योंकि ये नाले की जगह थी उसको इंक्रोच करके, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर आपने देखा हो किसी भी गांव कस्बे में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक चौपाल टाइप की चीज होती है जहाँ पर लोग बैठते हैं, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं। और उस जगह को जो है इंक्रोच करके एक पूरा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, पार्किंग बना दी गई थी और बिल्कुल धड़ल्ले से जो है चलाया जा रहा था। तो अब उस पूरी जगह को जो है प्रशासन के द्वारा खाली कराया गया है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है, कोई समस्या नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। लेकिन जो कार्रवाई है बुलडोजर की वो अब यहाँ पर चल रही है और जिसमें पूरी जो दीवारें थी चार्जिंग स्टेशन की उन्हें गिरा दिया गया। और साथ ही साथ जो है पुलिस आप देखेंगे तो पुलिस काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है और जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए किस तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। वहां से मलबे को हटाया जा रहा है। जो अवैध निर्माण वहां पर किया गया है उसे भी ध्वस्त किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। हिंसा भड़काने के आरोप में जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी अवैध संपत्ति पर अब ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और जो भी अवैध निर्माण है उनसे बुलडोजर के जरिए कैसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। धीरे धीरे वहां से मलबा हटाने का काम भी हो रहा है। पूरे इलाके की निगरानी इस वक्त ड्रोन से रखी जा रही है ताकि कहीं कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जिन्होंने बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। किसी आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन हुआ तो किसी के मकान, दुकान, बारात घर में ताला लगा दिया गया है। बरेली नगर निगम कैसे हर एक अतिक्रमण को मुक्त करा रही है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं योगी जी से यही अपील करना चाहूंगी कि हमारे घर पर बुलडोजर ना चढ़ाए जाए। हम इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हैं और हमारी मदद की जाए। बरेली में जिसने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की बरेली में जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डाला उन पर एक्शन शुरू हो चुका है। मौलाना अंडरग्राउंड, लेकिन पुलिस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ये तौकीर रजा के करीबी नदीम खान का हम सफर बारात घर है। पुलिस ने इसे सील कर दिया। पुलिस ने नदीम को सोमवार को ही जेल भेज दिया था। नदीम इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का राज्य सचिव है। वो यूपी से फरार होने की फिराक में था। नदीम ने ही व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों से जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन के लिए जमा होने को कहा। बताया जा रहा है कि नदीम की इस बारात घर में हिस्सेदारी थी, जिस पर अब बरेली विकास प्राधिकरण का ताला लग गया है। बरेली हिंसा के बाद अब
पुलिस और प्रशासन की जो कार्रवाई है वो बरेली में तेज हो गई है। इस वक्त हम बरेली में हम सफर पैलेस नाम से ये एक बैंक्वेट हॉल है जहां पर अब प्रशासन ने कार्रवाई की है। दरअसल इस हम सफर पैलेस को प्रशासन ने सील किया है। बताया जा रहा है कि ये तौकीर रजा का जो बेहद करीबी है नदीम, जिसे बरेली पुलिस ने हिंसा के मामले में गिरफ्तार भी किया है, उसके पास से पुलिस का वायरलेस सेट भी बरामद हुआ है। ये इसमें उसका पैसा लगा हुआ था, यानी कि उसकी ये अघोषित संपत्ति थी। आप देखें इस बैंक्वेट हॉल के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा है बरेली विकास प्राधिकरण का, जिस पर लिखा है साफ साफ इस अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा बार बार रोकने के बाद भी निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य बंद नहीं किया। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1973 की धारा 28 के प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत निर्माण को सीलबंद करने का आदेश 27/9/2025 को पारित किया जा चुका है। उक्त आदेश के क्रम में आज 30 तारीख को यह निर्माण सील किया गया है। फिलहाल इस पर जो है ये एक पूरा नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है। साथ ही साथ आप देखें ये पट्टियां लगाकर यहाँ पर इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। बाकायदा जो मेन गेट है उस पर प्राधिकरण ने ताला लगाकर इस पर जो है पूरी ऑफिशियली सीलिंग की कार्रवाई जो है ये की है। सोमवार को पुलिस ने हिंसा के 28 और आरोपियों की गिरफ्तारी की। अब तक इस मामले में मौलाना तौकीर रजा के शागिर्द और शुक्रवार को ही हिंसा के दूसरे मास्टरमाइंड नदीम समेत कुल 55 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ एक और मुख्य आरोपी जफरुद्दीन को भी पकड़ा गया। उसके पास से घटना के दौरान इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद हुआ। मौलाना तौकीर रजा के बाद अब उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। बरेली नगर निगम ने तौकीर के करीबी के मार्केट को भी सील कर दिया। खुद तौकीर रजा के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के दफ्तर को सील किया जा चुका है। प्रशासन ने रविवार को तौकीर रजा के करीब से जुड़े 4 होटलों को सील कर दिया था। तो कल सिविल लाइन इलाके में पहलवान माजार के पास 74 दुकानों को नगर निगम और बीडीए ने मिलकर सील कर दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार को जमकर बवाल हुआ। सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए, जमकर हंगामा किया। पुलिस ने पहले भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ जब नहीं मानी तो अपने ही अंदाज में इलाज कर दिया गया। देहरादून की सड़कों पर भीड़ क्यों उमड़ी, भीड़ क्यों नाराज थी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 500 से अधिक लोगों की भीड़ नारेबाजी कर रही है। पुलिसकर्मी भीड़ को समझा रहे हैं, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। सड़क पर हंगामा बढ़ने लगा। जब भीड़ नहीं मानी, हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो भीड़ इधर उधर भागने लगी। पुलिस को धमका रहे लोग छिपने लगे। पुलिस का एक्शन हुआ तो कोई सड़क पर गिरा, कोई भाग निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन जो भी पुलिस के हत्थे चढ़ा, उसका पुलिस ने ऐसा इलाज किया कि अब वो शायद ही कभी हंगामा करेगा, शायद ही कभी पुलिस को धमकाएगा। लाठीचार्ज के बाद भीड़ गायब हो गई। सड़क पर सिर्फ बिखरे हुए चप्पल जूते ही नजर आने लगे। बवाल की ये तस्वीरें देहरादून की। यह सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक कमेंट के बाद भीड़ भड़क गई। भीड़ ने पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया। पटेल नगर इलाके में सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। लालपुर से लेकर निरंजनपुर सब्जी मंडी के चौराहे के आसपास के रास्तों पर लंबा जाम लग गया। मौके पर सीओ, थानाध्यक्ष पटेल नगर और आसपास के थानों से भी पुलिस स्टाफ पहुंचे। भीड़ को समझाने की कोशिश की गई। देहरादून में माहौल बिगाड़ने का प्रयास तब हुआ जब पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट्स पर खुद संज्ञान लिया था। चौकी प्रभारी की तरफ से केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने तुरंत कमेंट्स करने वालों को हिरासत में भी ले लिया।
आपत्तिजनक कमेंट्स भी हटवा दिए गए। इसके बावजूद कुछ लोगों ने तनाव फैलाने की कोशिश की। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में कॉम्बिंग की, लोगों से शांत रहने की अपील की गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट्स करने वालों को भी चेतावनी दी कि जो भी देहरादून का माहौल खराब करेगा, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मेरठ में पैसों के लिए रिश्तों का कत्ल हुआ। बेटे ने पैसों के लिए अपने पिता की जान ली, मां को मार डाला, पहली पत्नी का कत्ल भी कर दिया। ये वारदात जितनी भयावह है उतनी ही फिल्मी भी है। 2017 से शुरू हुई साजिश का लास्ट एपिसोड 2025 में लिखा गया था, लेकिन क्लाइमेक्स बाकी था। आरोपी अपनी साजिश में पूरी तरह से कामयाब होता उससे पहले ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। आरोपी ने क्यों रिश्तों का कत्ल किया, पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। 50 करोड़ की पॉलिसी, माता पिता पत्नी की जान ले ली। 25,000 की आमदनी, 50 करोड़ से अधिक का बीमा। पहले 3 मर्डर, अब चौथी पत्नी को बनाया था टारगेट। कोई आदमी अपने बेटे, बेटी, पत्नी, माता पिता के कितनी पॉलिसी कराता है? 1, 2 या अधिक से अधिक 4। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी विशाल सिंघल ने अपने पिता की 50 करोड़ से अधिक 64 पॉलिसी कराई थी। ये सभी बीमा पॉलिसी 2018 से 2023 के बीच करवाई गई। आरोपी बड़ी सफाई से फ्रॉड कर रहा था, पॉलिसी का क्लेम ले रहा था, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस को उसकी साजिश का पता चल गया। दरअसल पश्चिम यूपी में पुलिस को कई 100 करोड़ के बीमा फ्रॉड की जानकारी मिली। आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा इस केस की जांच कर रही थी। इसी दौरान विशाल सिंघल के फ्रॉड का खुलासा हो गया। पुलिस ने जब बारीकी से इस केस की जांच की तो पता चला कि मामला सिर्फ फ्रॉड का नहीं है, बल्कि यहाँ रिश्तों को शर्मसार करने वाली साजिश रची गई। विशाल सिंघल ने बीमा की रकम हासिल करने के लिए अपने माता पिता के साथ अपनी पत्नी का भी कत्ल कर दिया। साजिश का पहला तार साल 2017 से जुड़ा हुआ है। विशाल की मां प्रभा देवी की 22 जून 2017 को हापुड़ में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। बेटे विशाल सिंघल ने पुलिस को बताया कि वो मां के साथ बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। इसमें विशाल को चोटें आई और मां की मौत हो गई। पुलिस ने जांच करके एक्सीडेंट की रिपोर्ट फाइल कर दी। इस आधार पर प्रभा देवी की बीमा पॉलिसी के 25 लाख रुपए विशाल को मिल गए। 2017 के अंदर प्रभा देवी जो विशाल सिंघल की माता हैं, उनकी मृत्यु भी अज्ञात वाहन से टकराकर एक्सीडेंट में हुई थी, जिनकी मृत्यु के उपरांत एक खाते में एटलीस्ट 25 लाख रुपए विभिन्न बीमा कंपनियों का आना पाया गया। ये विशाल का पहला इत्तेफाक था। दूसरी वारदात 2022 में हुई। विशाल की पत्नी एकता सिंघल की साल 2022 में संदिग्ध मौत हो गई। वो करीब 1 हफ्ते तक मेरठ के प्रमुख आनंद हॉस्पिटल में भर्ती रही। बीमारी से मौत दिखाकर एकता की बीमा पॉलिसी के 80 लाख रुपए विशाल के बैंक खाते में आ गए। विशाल सिंघल के पिता मुकेश सिंघल जिंदा दिल शख्स थे। उनकी ये तस्वीर बता रही है कि वो पत्नी की मौत के गम से उबर चुके थे। विशाल के साथ खुश थे, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि जिस बेटे के साथ वो सुकून से रह रहे हैं, वो उनकी मौत की भी साजिश रच चुका है और मौत से मुनाफा मिले इसके लिए उनके 1-2 नहीं बल्कि पूरी 64 पॉलिसी करवा चुका है। 1 अप्रैल 2025 को विशाल ने पिता मुकेश सिंघल को मेरठ के आनंद अस्पताल में भर्ती करवाया। 2 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। विशाल के मुताबिक पिता एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। उनके सिर में गहरी चोट आई थी। मौत से पहले मुकेश के नाम कुल 64 बीमा पॉलिसी थी, जिनकी रकम 50 करोड़ से ज्यादा थी। इनमें 2 पॉलिसी का पैसा आ चुका था, बाकी की जांच चल रही थी। तभी ये केस पकड़ में आ गया। दिलचस्प है कि 25 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 के बीच मुकेश चंद सिंघल के नाम पर 4 गाड़ियां टोयोटा लीजेंडर, निसान मैग्नाइट, ब्रेजा और रॉयल इनफील्ड लोन पर खरीदी गई, जिसका मालिक आज विशाल है, जबकि उसकी 1 महीने की आमदनी सिर्फ 25,000 रुपए है। विशाल सिंघल के द्वारा अपने पिता मुकेश चंद सिंघल की दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद बीमा का आवेदन किया गया था। वो दुर्घटना भी एक अज्ञात वाहन से टकराकर हुई थी।
जब इसके ऊपर ये केस हमें सस्पिशियस लग रहा था और इसके संबंध में मुकेश चंद सिंघल की बीमा के बारे में जब अन्य कंपनियों से जांच की गई तो मुकेश चंद सिंघल के नाम पे कुल 64 पॉलिसी 50 करोड़ से अधिक की होना पाया गया। यह भी पाया गया कि जनवरी 2024 से और फरवरी 2024 के बीच में मुकेश चंद सिंघल के नाम पे 4 महंगी गाड़ियां विशाल सिंघल द्वारा खरीदी गई थी, जबकि ये इनकी आजीविका का साधन कोई भी नहीं है, एकमात्र छोटी फोटोस्टेट की दुकान है। इसके अलावा ये केस सस्पिशियस लगा और जब इनके बैंक खातों के की स्टडी की गई तो यह भी पाया गया कि 2022 में एकता सिंघल की मृत्यु के उपरांत बीमा क्लेम का पैसा भी विशाल सिंघल के खाते में आया है। एकता सिंघल विशाल सिंघल की पहली पत्नी थी और उनकी मृत्यु भी संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई थी और उनकी मृत्यु के उपरांत करीबन 80 लाख रुपए विशाल सिंघल ने लिया था। पुलिस ने हापुड़ में विशाल की मां की रोड एक्सीडेंट की जांच रिपोर्ट निकलवाई। पुलिस को आज तक ये नहीं पता चल सका कि एक्सीडेंट वाला अज्ञात वाहन कौन सा था। इस एक्सीडेंट के बाद विशाल के शरीर पर एक भी गहरी चोट नहीं थी, जबकि उसी एक्सीडेंट में मां की मौत हो गई। पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया, उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरा शक कबूल कर लिया कि कैसे उसने बीमा की पॉलिसी हासिल करने के लिए अपनी मां, पत्नी और पिता का मर्डर कराया। किसी को शक न हो इसीलिए पूरी वारदात को एक्सीडेंट का रूप दे दिया। मैं इस समय खड़ी हुई हूँ मेरठ के गंगानगर में। ये गंगानगर वही इलाका है जहाँ पर विशाल ने अपने पिता की मौत के लिए बीमा क्लेम मांगा था। बीमा क्लेम पिता की मौत के लिए और 50 करोड़ का क्लेम मांगने के लिए उसने 64 बीमा करा रखे थे। हैरान करने वाली बात है कि जब बीमा क्लेम उसे मिल पाता उससे पहले ही उसका ये फर्जीवाड़ा खुलासा हो गया। मेरठ में मैं जब इसके घर के आसपास खड़ी हुई हूँ, लोगों से जानने की कोशिश करती हूँ कि भैया ये किस तरीके का था विशाल। वैसा हमसे तो किसी से बात ही ना करा था, यो किसी से मतलब नहीं, मोहल्ले में कुछ नहीं, अपने काम से काम रखना, किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, तो बेकार आदमी था बिल्कुल। तो जैसे इसके मम्मी पापा की डेथ हुई वो नेचुरल डेथ थी, क्या था? अरे हमें तो ये पता एक्सीडेंट मर गया, हमें क्या पता, जैसा हमें बताया ऐसे हमें पता बस। अच्छा, सुना है इसकी कई शादियां हो चुकी थी। हाँ, कई शादी हुई, 2-3 शादी करी थी। तो जो पत्नी है वो कहाँ है इसकी? पत्नी अपने अपने घर चली गई 2-4 दिन रुक कर। आरोपी विशाल अपने पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं रखता था। पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि विशाल ने साजिश रचकर अपने माता पिता और पत्नी की हत्या की। सब यही मानते थे कि इन मौत की वजह सड़क हादसा थी। मिलनसार आदमी नहीं था, सबसे मतलब कुछ ही लोगों से बातचीत करनी, बाकी किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम, घर में रहना, आना, दुकान से आना, घर में अपने रहना, बाकी किसी से ज्यादा मतलब नहीं रहा। उनके माता पिता भी यहाँ रहते थे? हाँ, रहते थे। उनकी डेथ हो चुकी, कैसे डेथ हुई, क्या चर्चाएं रही यहाँ पर? चर्चा है कुछ नहीं, पत्नी बीमारी मरी, जो उसने बताया वही सबको पता, बाकी किसी को कागज तो दिखाने नहीं, ना हॉस्पिटल का बिल दिखाना कि हाँ ऐसा हुआ क्या हुआ। बाकी मम्मी पापा एक्सीडेंट में गुजर गए थे। इन हादसों से साफ हो गया कि विशाल के घर में जिन 3 सदस्यों की मौत हुई उन सभी की बीमा पॉलिसी थी। इसका सीधा फायदा विशाल को हुआ। विशाल ने जिस महिला से चौथी शादी की वो मेरठ की रहने वाली है। विशाल के इरादे भांपकर वो चंगुल से किसी तरह निकल गई, क्योंकि उसका दावा है कि विशाल ने उसकी भी 3 करोड़ की पॉलिसी कराई थी।